नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग देखेंगे आज राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, जो उनको पावर दी गई है उसके बारे में। ये पार्ट 3 है। इसके पहले प्रेसिडेंट के 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख ले। तो आज हम लोग देखेंगे जो उनको शक्ति दी गई है कि किस तरीके से वो अपनी सैन्य शक्ति, अपनी वित्तीय शक्ति, अपनी कूटनीतिक शक्ति, इस तरीके का वो किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उनको हम देखेंगे। क्योंकि आजकल प्रेसिडेंट से इसी से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है, सेना का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है, सेनापति किसे कहा जाता है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी लगाते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न बनेंगे आपको ये मैक्सिमम यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख के ज़रूर जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए हैं राष्ट्रपति को, उनमें उनको किस किस तरीके की शक्ति, किस किस तरीके के पावर्स, ठीक है, वो देखेंगे। तो कार्यपालिका की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स को हम लेते हैं कि किन किन लोगों को वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, नियुक्त करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि कैग का जो अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है। इस तरीके से प्रश्न आपने देखा होगा सेट वगैरह में। तो यहीं पे सारा कुछ मैंने लिख रखा है। इसी में से अगर प्रश्न बनेंगे तो इसी में से बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे आपके एनटीपीसी में। तो देखिए, नंबर 1 पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी कार्यपालिका का ही अंग होता है। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नियुक्त करते हैं। उसके बाद गवर्नर, उपराज्यपाल, राज्यपाल, जिसको उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में। गवर्नर और राज्यपाल ये एक ही है, ठीक है, हम उनको गवर्नर भी बोलते हैं और राज्यपाल भी बोलते हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ETC लगाया है, यानी अभी आगे और भी है। तो वो अब देखोगे तो फिर बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निर्देश पे करेगा। जितनी नियुक्तियाँ यहाँ पे करेगा या जितनी शक्ति उनको मिली हुई है, इन जितनी शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे वो सब के सब राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के निर्देशानुसार करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है उसे वो प्रेसिडेंट ना होकर प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है। अब हम आते हैं उनकी विधायिक शक्तियों पे यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो पहला है संसद की बैठक को बुला सकते हैं, उसका स्थगन कर सकते हैं या उसको भंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगर मान लो अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोकसभा को भंग कर दिए, यानी भंग करने का मतलब सरकार को एक तरीके से गिरा देना है और फिर से चुनाव करवाना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विघटित कर देना या भंग करना, ठीक है। उसके बाद है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, मतलब दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको एक जगह पे साथ में बैठ के संसद को चलाना। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न क्या फंसता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को तो बुला सकते हैं लेकिन उसकी अध्यक्षता वो नहीं करेंगे, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो होता क्या है कि यहाँ से प्रश्न आपको फंस जाता है और ये प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमें लगता है कि राष्ट्रपति ने बुलाते हैं तो वही अध्यक्षता करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो, ना कि राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद प्रत्येक चुनाव के बाद यानी कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला संबोधन जो होगा संसद में वो राष्ट्रपति का होगा, तथा प्रत्येक वर्ष संसद का प्रथम अधिवेशन यानी हर एक नए साल पे जब संसद की बैठक होगी, संसद जब चलेगा तो उसमें जो पहला भाषण होगा वो भी राष्ट्रपति का होगा, संबोधित करते हैं, ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो लोकसभा के किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष सौंपा जा सकता है। मतलब कहने का है मतलब ये हुआ कि मान लो कि एट द सेम टाइम लोकसभा के अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है,
उपाध्यक्ष भी अवेलेबल नहीं है, तो सदन के ही किसी एक सदस्य को एज अ लोकसभा अध्यक्ष उस समय के लिए नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, टेम्पोरली। उसके बाद वीसी साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हमारे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, तो उसी तरीके से राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 12 ऐसे सांसद होते हैं जिसको राष्ट्रपति चुनते हैं। अब ये 12 किन किन क्षेत्र से, कला हो गया, विज्ञान क्षेत्र, या जो भी जानकार लोग हैं उनको भेजा जाता है आपके राज्यसभा में। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर। उसके बाद है अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे मान लो कभी संसद अभी नहीं चल रहा, उनका संसद का जो सत्र है वो ख़त्म हो चुका है और सरकार को कोई इम्पोर्टेंट कानून बनाना है, तो कानून कहाँ बनेगा, संसद में। लेकिन संसद तो चल नहीं रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है अध्यादेश की। मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल देगा कि आप जो है वो कानून बना लीजिए इस पर। लेकिन जब संसद चलेगा तो 6 हफ्ते के अंदर उसे फिर पास कराना पड़ेगा संसद में, ठीक है। तो अध्यादेश वो ला सकते हैं और उसको 6 हफ्ते के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 6 हफ्तों के अंदर अनुमोदित करना होता है। तो ये इनकी विधायक शक्तियाँ थी जिसको हमने देख लिया। अब आते हैं हम वित्तीय शक्ति में। तो वित्तीय शक्ति में 3 पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना है आपको। पहला है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमानित से ही पेश किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति से परमिशन लेके ही धन विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद आकस्मिक निधि का उपयोग वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जहाँ उनको ज़रूरत लगेगी वो आकस्मिक निधि से अपना उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है वित्त आयोग का गठन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब आते हैं हम न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि जुडिशियल पावर उनके पास क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एससी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी कि जो उनका मुख्य न्यायाधीश होगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। तो इसको आप अपॉइंटमेंट वाली में भी आप जोड़ के देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा मुख्य न्यायाधीश होगा और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। अब उच्चतम न्यायालय, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है पर उससे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि कानूनी सलाह ले सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा, ठीक है। ले सकता है, अगर उसे अच्छा लगेगा तो उसकी राय को मानेगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं मानेगा, तो बाध्य नहीं होता, ले सकता है। उसके बाद दोष सिद्धि व्यक्ति को निलंबित, मतलब किसी को फांसी मिली हुई है, किसी को उम्र कैद मिली हुई है, किसी को 10-20 साल की सज़ा मिली हुई है, तो वो अपना अंतिम जो है लीगल उनके पास जो राइट होता है वो राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका लगाते हैं। अब राष्ट्रपति का मन किया तो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, फांसी से उम्र कैद में, उम्र कैद से 10-20 साल में, या किसी को पूरी तरीके से भी माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये पावर होता है। अब आते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, यानी कि उनका डिप्लोमेटिक पावर क्या है। तो डिप्लोमेटिक पावर में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, ठीक है, इंटरनेशनल जो कह सकते हो कि जो संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, ठीक है। समझौते जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, सारी की सारी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर करे या कोई करे, नाम राष्ट्रपति का रहेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 6 में, सैन्य शक्ति उनके पास क्या क्या है। तो सैन्य शक्ति में सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत के सैन्य बलों का ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इनकी नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के एक प्रमुख सेना होते हैं, ठीक है, एक सेनाध्यक्ष होते हैं, लेकिन इनके ऊपर, तीनों के ऊपर राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च सेनापति होती हैं हमारी जितने भी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है उनका, ठीक है, यानी कि सैन्य बलों का। सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी यही करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स वाले में कि किन किन की नियुक्ति करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ETC लगाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं वो। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो बताया आपको, फिर इधर से भी आप 2-3 देख सकते हो।
उसके बाद युद्ध या इसकी समाप्ति का घोषणा, मतलब जैसे किसी से किसी देश से हमें युद्ध करना है तो राष्ट्रपति इसका परमिशन देंगे कि हाँ आप जो है वो आप युद्ध कर सकते हो। फिर युद्ध समाप्ति की घोषणा भी जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। यानी आह्वान और उसकी समाप्ति की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं। लास्ट है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति मतलब कि भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करी गई कि सपोज कभी देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है आपातकाल जैसा। आपातकाल मतलब क्या, इमरजेंसी। उस वक्त संसद नहीं चल रहा हो या कुछ ऐसी स्थिति जिससे कोई बाहर में कोई अलग दूसरा देश हमारे देश पे हमला कर दिया हो, या फिर कोई अंदरूनी ऐसी घटना, कोई आर्म फोर्स जो है वो सरकार के खिलाफ किलेबंदी कर दे, हथियार लेके सड़कों पर उतर जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि देश में इमरजेंसी लगानी होती है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगता है, और ये लगता है अनुच्छेद 356 और 365 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत। यहाँ पे लोगों को खाली ये वाला याद रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में केवल आपको पता होता है कि 356 के आधार पे हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राज्यों में, लेकिन एक और आर्टिकल होता है 365। अगर आप एम लक्ष्मीकांत बुक जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 365 के तहत भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुच्छेद के तहत, हालांकि इसको हमको डिटेल में पढ़ना है इमरजेंसी वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगता है वो 356 और 365 के आधार पे, और वित्तीय आपातकाल 360 के आधार पे। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? जब कोई दूसरा देश हम पे हमला कर देता है, या फिर कोई अंदरूनी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, एग्रेशन हो जाता है उस पर। राष्ट्रपति शासन जब राज्य की जो सरकारें हैं वो काम नहीं कर रही होती अच्छे से, या फिर गिर जाती है, या अस्थिरता नज़र आती है, या फिर सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी कि सरकारी ढांचा पूरी तरीके से अगर फेल हो जाए, सरकारी तंत्र पूरा फेल हो जाए, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हालांकि ये काफ़ी विवादित भी रहता है, क्योंकि सरकारें कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब देश में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि खाने की कमी हो जाए, हमारे इकॉनमी में काफ़ी बुरा असर हो जाए, इकॉनमी पूरी गिर जाए, तो उस स्थिति में हम वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। हालांकि इसको हमने अभी तक लगाया नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन हमारे लग चुका है 2-3 बार, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियाँ राष्ट्रपति से संबंधित जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, अगर सेट आपने लगाया होगा तो आपको दिख गया होगा कि कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राष्ट्रपति चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।